तो आज के सेशंस में हम लोग टिंडल इफेक्ट को समझने वाले हैं और यहीं से हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। बट कुछ बच्चे यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं कि टिंडल इफेक्ट को पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे जाएंगे और फिर वहाँ से टिंडल इफेक्ट को फिर समझना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो अभी तक क्या डिस्कशंस हुआ है इसको एक बार मैं क्विकली रिकैप करता हूँ आप लोगों के साथ और फिर टिंडल इफेक्ट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो चैप्टर नंबर 2 में हमने सबसे पहले अपने सराउंडिंग में जो अवेलेबल मैटर है उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और इस क्लासिफिकेशंस में हम लोगों ने ये देखा कि अगर मैटर को उसके केमिकल कंपोजिशंस के बिहाफ पे अगर हम लोग क्लासिफाई करना चाहें तो वी कैन क्लासिफाई द मैटर into the two categories. One is the pure substance and another one is the mixture. ठीक है। फिर प्योर सब्सटेंस का फर्दर क्लासिफिकेशंस किया था हमने एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स और इस पे बहुत ही डिटेल हम लोग ने डिस्कशंस किया था, बहुत सारे एग्जांपल्स बताए थे और ये बताए थे कि किस तरीके से कंपाउंड्स भी आपका प्योर है और एलिमेंट्स भी क्या है आपका प्योर सब्सटेंस। ठीक है। दूसरा जो हमारा डिस्कशंस हो रखा है ये मिक्सचर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और मिक्सचर में हम लोगों ने होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में डिस्कस किया और इसी होमोजीनियस मिक्सचर में हम लोगों ने ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशंस किया था। ठीक है। फिर हम लोग ने हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में डिस्कशंस किया जिसमें हम लोगों ने सस्पेंशन के बारे में पढ़ा, कोलाइडल के बारे में पढ़ा, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में डिस्कशंस हुआ। तो इससे पहले इस चैप्टर की 2 क्लास हो चुकी है और जो बच्चे नए हैं, 2 बच्चे स्टूडेंट्स हम लोगों के बीच में नए हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा यूट्यूब चैनल पे जाके ये दोनों क्लास को देख लेना। ठीक है ना। और फिर अगर डाउट आ रहा है तो फिर से मेरे से पूछ लेना। और अभी जब आप यहाँ पे कंटिन्यूअसली पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो अभी हम लोग मल्टीपल टाइम चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं, तो यहाँ पे फिर से ये डिस्कस होगा ये चैप्टर। तो वरी नहीं करना है, आराम आराम से सर पे बिलीव रखना है और आप कंटिन्यूअसली पढ़ते रहेंगे तो मैं ज़रूर आपके पीछे में एफर्ट्स लगाऊंगा और ट्राई करूंगा कि आपका जो मैथ साइंस है वो ठीक हो जाए। ठीक है ना। तो जो 2 बच्चे नए हैं उनको मैं लिंक दे दूंगा, प्लीज़ जाके आप ये जो चैप्टर नंबर 2 के जो वीडियोस हैं उनको देख लेना और फिर इसके आगे हम लोग आज की क्लास में उसके आगे से मैं समझा रहा हूँ टिंडल इफेक्ट से समझ में आ जाना चाहिए। अगर कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आती है तो फिर से मेरे से पूछना तुम लोग। ठीक है। सो अभी टिंडल इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो एक मिनट। ठीक है। सो टिंडल इफेक्ट क्या है तो कह रहा व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक टर्म है कोलाइडल सॉल्यूशन। जब बीम ऑफ लाइट को हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करते हैं, अब कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है तो कोलाइडल सॉल्यूशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है और जब इसमें बीम ऑफ लाइट पास की जाती है तो पहले ही हमने पढ़ रखा है कि कोलाइडल सॉल्यूशन से जब हम लोग बीम ऑफ लाइट पास करेंगे तो स्कैटरिंग इफेक्ट के कारण उस बीम ऑफ लाइट की पाथ कोलाइडल सॉल्यूशन में दिखेगी, जैसा कि यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन में आपको इस बीम ऑफ लाइट की पाथ दिख रही है। ठीक है। और इसी इफेक्ट को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। द कोलाइड पार्टिकल्स scatter the beam of light and the path of light becomes visible in the solution and this effect is called Tyndall effect। और इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं टिंडल इफेक्ट कहते हैं। कुछ बच्चे नए हैं तो उनके लिए मैं एक बार फिर से हम लोग कोलाइड वाले स्लाइड्स पे चलते हैं। और कोलाइड के बारे में हमने क्या समझा था तो कोलाइड के बारे में हमने कहा था कि कोलाइड भी एक मिक्सचर है, बट ये किस तरीके का मिक्सचर है तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मिक्सचर को हमने 2 क्लास में डिवाइड किया था, जैसे कि होमोजीनियस मिक्सचर एक क्लास को कहा था और क्लासिफिकेशन का बेसिस ये था कि होमोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोजिशंस होगा मिक्सचर का वो थ्रू आउट द मिक्सचर क्या होगा सेम होगा। जैसे कि अगर आपने सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर बनाया है तो इस सॉल्ट एंड वाटर के मिक्सचर को आप अगर टेस्ट करो अच्छे से सॉल्यूशन के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लो। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा सॉल्ट डाला और एकदम से उसके यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी इतनी जल्दी, तो उसको सेक करो स्टीर करो तो थोड़ी देर के बाद आपका सॉल्ट अच्छे तरीके से वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। जब ये डिजॉल्व हो जाता है तो कहा जाता है कि वाटर और
सॉल्ट का कंपोजिशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन। इस कारण से वो जो सॉल्टीनेस होगा, चाहे आप ऊपर से एक यानी कि सिप लेके देखो या बॉटम से एक सिप लेके देखो, यू विल गेट द सेम सॉल्टीनेस। एंड सो दिस प्रूव्स दैट द कंपोजिशंस ऑफ मिक्सचर इज सेम थ्रू आउट द मिक्सचर। हाँ पूछिए। कहाँ अपीयर होता है, अभी देखेंगे कुछ प्रॉपर्टी इसकी होमोजीनियस मिक्सचर से मिलती है, बट सारी प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। हाँ उसमें क्या कहते हैं, उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, मतलब हमें सब एक जैसे यूनिफॉर्म कंपोजिशन से नहीं होता है इसमें, होमोजीनियस में होता है, बट कोलाइडल सॉल्यूशन में कहाँ होता है, नहीं होता है, इसीलिए तो उसको हेट्रोजीनियस के कैटेगरी में रखा गया है। कहीं पे ज्यादा होगा कहीं पे कम होगा, बट सेटल डाउन नहीं होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या है ना, ज्यादा बड़े नहीं होते हैं और इतने छोटे नहीं है कि सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर ले। इंटरमीडिएट साइज के पार्टिकल होते हैं कोलाइड पार्टिकल्स। ठीक है, समझते हैं थोड़ा सा। तो सॉल्ट और वाटर का कंपोजिशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म का मतलब है कि अगर 1 ml आप सॉल्यूशन ले रहे हैं तो 1 ml में जितने पार्टिकल सॉल्ट के और वाटर के होंगे, ये 1 ml सैंपल कहीं से भी लो, आपको उतने ही सॉल्ट और वाटर के पार्टिकल्स हमेशा ही उस 1 ml में मिलेंगे। सो इस तरीके से ये प्रूव होता है कि ये जो मिक्सचर है ये यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है, और यूनिफॉर्म कंपोजिशंस वाले सॉल्यूशन को हम लोग होमोजीनियस कहते हैं। ठीक है, बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, अगर सैंड को आप वाटर में मिला, सैंड को वाटर में आप मिक्स करो तो क्या हो, तो आप देखोगे कि कहीं पे सैंड ज्यादा है कहीं पे कम है, और धीरे धीरे सैंड सेटल डाउन हो जाएगा, वाटर इधर रहेगा और सैंड नीचे रहेगा। सो इस तरीके के मिक्सचर में आप ये नहीं कह सकते हो कि कंपोजिशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर इज सेम in throughout the mixture. So such a type of mixture is known as heterogeneous mixture. So basically colloidal solution is a heterogeneous mixture of two and more substance, दो या दो से अधिक सब्सटेंस का एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। दो सब्सटेंस भी मिला के बना सकते हो, दो से अधिक भी मिला सकते हो। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशंस आर द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज को हम लोग सॉल्यूट के जैसा ट्रीट करते हैं, एंड डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, सॉल्वेंट के जैसा ट्रीट होता है, जैसे कि हम लोगों ने सॉल्यूशंस में पढ़ा था। सॉल्यूशंस में हमने दो कंपोनेंट पढ़ा था, एक पढ़ा था सॉल्यूट और दूसरा पढ़ा था सॉल्वेंट। अब प्लीज इंट्रैक्शंस करना है, चुप इतना रहने की, इतना स्ट्रेस में रहने की कोई जरूरत नहीं है किसी बच्चे को। यहाँ पे आके आपको एक ईज में रहना है और फोकस पढ़ाई पे होनी चाहिए, एकदम कंफर्ट में रहो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम आराम से समझेंगे। जो क्वेरी है ब्लंटली पूछो, कोई हेजिटेट नहीं करना है कि थोड़ा सा रुक जाते हैं नहीं पूछेंगे, लोग हंसेंगे या दूसरे स्टूडेंट्स हंसेंगे, इससे कोई कंसर्न नहीं लेना है, कोई लोड नहीं लेना है। आप एकदम टेंशन फ्री होके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज इंश्योर करो कि जो सर टीचर कह रहा है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो पूछ लेना है। ठीक है, सो बेसिकली अगर कोलाइडल सॉल्यूशंस में देखा जाए तो दो कंपोनेंट्स हैं, एक को बोला जाता है डिस्पर्स्ड फेज और एक को बोला जाता है डिस्पर्सिंग मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट के जैसा है, जैसे कि आप कह सकते हैं सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है ना, तो सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। क्योंकि सॉल्ट डिजॉल्व हो रहा है और वाटर डिजॉल्व कर रहा है, तो जो डिजॉल्व करता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जो डिजॉल्व होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, ये सारे डेफिनेशन हम लोगों ने दो क्लास में समझे हैं। इसी तरीके से जो यहाँ पे डिजॉल्व हो रहा है इट इज नोन एज डिस्पर्स्ड फेज, एंड जो डिजॉल्व कर रहा है इट इज नोन एज डिस्पर्सिंग मीडियम। सो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन अ कोलाइड फॉर्म अ डिस्पर्स्ड फेज। सो जो सॉल्यूट लाइक पार्टिकल है वो किस तरीके का फेज का फॉर्मेशन करेगा, तो डिस्पर्स्ड फेज बनाएगा, एंड द कंपोनेंट इन विच डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड। किसी में आपने इस डिस्पर्स्ड फेज को क्या किया होगा, सस्पेंड किया होगा, डाला होगा। ठीक है, then the suspended is known as dispersing medium. So colloid are classified according to the state, solid, liquid or gas of the dispersing medium, and dispersed phase is a mixture of starch and water. So starch यहाँ पे क्या है, starch is the dispersed phase and water is dispersing medium, जिसमें starch को हमने क्या किया है, मिलाया है। अब स्टार्च की अगर यूनिफॉर्मिटी अगर चेक करें कि ये
जो सॉल्यूशन है, ये जो मिक्सचर है हमारा, ये यूनिफॉर्म है या नहीं, तो आप पाओगे कहीं पे स्टार्च ज़्यादा है, कहीं पे पानी कम है, कहीं पे पानी ज़्यादा है, कहीं पे स्टार्च कम है। बट ऐसा नहीं होगा कि स्टार्च धीरे धीरे करके सेटल होगा। इसीलिए तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हमने दो क्लास में क्लासिफाई किया, एक को कह दिया सस्पेंशन, दूसरे को कह दिया कोलाइडल। ठीक है, सो कोलाइडल में बेसिकली अगर स्टार्च वाटर में मिलाए हो तो ये तो स्टेबल सॉल्यूशन रहेगा, ऐसा नहीं होगा स्टार्च धीरे धीरे करके सेटल होगा। जैसा कि सैंड और वाटर में क्या हो रहा था, सैंड धीरे धीरे करके सेटल हो जा रहा था, तो वो मिक्सचर क्या था हमारा, अनस्टेबल था, वो मिक्सचर ही नहीं रह पा रहा था, क्योंकि वहां पे दोनों जो कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जा रहे थे। बट यहाँ पे सेपरेट नहीं हो रहा है। अगर स्टार्च को वाटर में डाला है तो स्टार्च वाटर में के मॉलिक्यूल्स में सस्पेंड हो जाएगा, फंस जाएगा। ठीक है, बट यूनिफॉर्म नहीं रहने के कारण इसको कहा कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, दूसरा है मिक्सचर ऑफ एग एल्बुमिन इन वाटर। वंस अगेन, एग एल्बुमिन इज द डिस्पर्स्ड फेज एंड वाटर इज डिस्पर्सिंग मीडियम। मिल्क भी है जिसमें क्रीम क्या है हमारा, डिस्पर्स्ड फेज है, और क्रीम के अलावा जो भी दूसरा कंपोनेंट है जिसमें क्रीम मिला हुआ है, इट इज डिस्पर्स्ड मीडियम। एयर कंटेनिंग द डस्ट, हाँ अरे भाई, अंडा खाया है, अंडे में योक होता है, ठीक है, पीला वाला पार्ट, और एक होता है सफेद वाला पार्ट, तो सफेद वाले पार्ट को कहते हैं एल्बुमिन। ठीक है भाई, बना सकते हो। ठीक है, एयर कंटेनिंग द डस्ट। अब डस्ट क्या है यहाँ पे, डस्ट हमारा है डिस्पर्स्ड फेज, और एयर क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है। ठीक है, डस्ट एंड स्मोक, ये सारी चीजें आ गई। तो मेरे को लग रहा है कि सारे बच्चों को कोलाइडल सॉल्यूशन अब समझ में आ गया। अब हम लोग जरा टिंडल इफेक्ट पे जाते हैं, या इसकी प्रॉपर्टी एक बार देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज में देखा कि कोलाइडल सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी होमोजीनियस मिक्सचर से मिल रही थी, कुछ हेट्रोजीनियस से। तो सबसे पहला जो है कोलाइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्यों कहा, सिंस इट्स कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, इसका कंपोजिशन क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, इसीलिए हेट्रोजीनियस बोल दिया पहले। फिर क्या कहा, द पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई, इसके पार्टिकल छोटे होते हैं। आप स्टार्च मिला दिए हो, स्टार्च के पार्टिकल आपको दिखने वाले नहीं है, ठीक है ना। सो नेकेड आइज से आप पार्टिकल नहीं देख सकते इसके मिक्सचर को। द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्टरेशन, फिल्टर पेपर में डालोगे मिक्सचर को तो स्टार्च और वाटर दोनों ही आ जाएगा, मगर सैंड वाटर को डालोगे तो सैंड ऊपर आ जाएगा, वाटर नीचे आएगा, सेपरेट कर लेंगे। ठीक है ना, तो सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्टरेशन मेथड, बट द कोलाइडल सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्टरेशन मेथड। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल। जैसा कि सैंड और वाटर में हुआ था, सस्पेंशन में हुआ था कि हमारा क्या सैंड सेटल डाउन हो रहा था, और इस कारण से हमारा मिक्सचर क्या था, अनस्टेबल था। बट यहाँ पे मिक्सचर क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, द पार्टिकल्स स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, इसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड कर देंगे। स्कैटरिंग का मतलब बिखरना होता है, अगर बिखरेगा तो आपको उसका पाथ दिखेगा। ठीक है ना, सो द पार्टिकल्स स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन द सॉल्यूशन। सो इसी फेनोमेनन को हमने क्या नाम दिया था, टिंडल इफेक्ट। जो फिफ्थ वाला है फेनोमेनन, इसको हमने कहा कि ये जो फेनोमेनन है इट इज टिंडल इफेक्ट। द टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन in the dense forest due to the scattering of light by the water droplets। यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट जो है ये कोलाइड पार्टिकल है या डिस्पर्स्ड फेस है हमारा। ठीक है, तो ये क्या कर देता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो यानी कि स्कैटरिंग करता है, और स्कैटरिंग के कारण क्या हो रहा है कि हमें बीम ऑफ लाइट दिखती है। जैसे कि आप मॉर्निंग में आप जाओगे वॉक करने के लिए, और वहां पे बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, बहुत सारे ट्री लगे हुए हैं, तो ट्री की कैनोपी से जो बीम ऑफ लाइट आ रही है वो बीम ऑफ लाइट आपको दिख जाएगी। या आप किसी रूम में सोए हुए हो और उस रूम में कोई विंडो है, विंडो में छोटा सा होल है और उससे बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो डस्ट पार्टिकल के स्कैटरिंग के कारण पूरा बीम ऑफ लाइट दिखती है। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को, लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे टिंडल इफेक्ट के हैं। जैसे कि बताया कि आप वॉक कर रहे हो, यहाँ पे ट्री है और ट्री के कैनोपी से सनलाइट आ रही है, तो आपको इसकी बीम ऑफ लाइट की पाथ दिख जाएगी। विंडो से बीम ऑफ लाइट आ रही है, आपको उसकी पाथ दिख रही है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं टिंडल इफेक्ट के एग्जाम्पल्स।
अब सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, ये हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, बट क्वेश्चंस एज इट इज है, क्वेश्चंस है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सा क्विकली इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया, टॉपिक को डिलीट कर दिया। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करेंगे। तो चूंकि क्वेश्चंस दे रखा है, तो इस टेक्निक को भी हम लोग क्या करते हैं, पेपर में देंगे या नहीं देंगे मेरे को क्या मालूम, बट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में है, पहला ही क्वेश्चन सेपरेटिंग टेक्निक के ऊपर में है, जबकि सेपरेटिंग टेक्निक्स में जितने भी टेक्निक्स थे इसको डिलीट कर दिया, हैज बीन डिलीटेड, ठीक है ना, फ्रॉम द सिलेबस, बट द क्वेश्चन इज स्टिल इन द एक्सरसाइज। सो मेरे को लग रहा है कि पढ़ लेना चाहिए, रिस्क क्यों ले, ठीक है, हमारे पास टाइम भी है, टीचर पढ़ाने के लिए तैयार भी है, तो पढ़ो, ठीक है। सो मिक्सचर के कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट करते हैं, वो मिक्सचर के नेचर पे डिपेंड करता है। सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स, एंड बाय दीज टेक्निक्स यू कैन सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर, ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट्स को आप क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ द हेटेरोजेनियस मिक्सचर कैन बी separated by the simple method like the hand picking, sieving, filtration, ये सारे सिंपल मेथड है। जैसे चावल के अंदर में कंकर है, इट कैन बी सेपरेटेड बाय द हैंड पिकिंग मेथड, ठीक है। जैसे हमारे आटे में चोकर है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, सीविंग के थ्रू, चलनी में लिया, ऐसे ऐसे चांद दिया, तो चोकर ऊपर आ गया, आटा क्या हुआ। तो ये ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर क्या था, हेट्रोजीनियस था। कंकर और चावल का यूनिफॉर्मिटी होता है, कहीं पे कंकर ज्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे है ही नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है, सिंपल फिल्ट्रेशन है, सैंड में अगर, वाटर में अगर सैंड है तो आप वाटर को छोड़ दो, सेटल कर जाएगा, फिर ऊपर से पानी पी लो, क्लीन पानी होगा। इसी कारण से तो रिवर में जो पानी बहता रहता था, पुराने लोग रिवर के किनारे में ही सिविलाइजेशन क्यों हुआ, क्योंकि पानी फ्री फ्लोइंग पानी है, तो वाटर क्लीन है। वाटर तो बेसिक नीड है लाइफ की, हमारी बॉडी में भी 70% क्या है, वाटर ही है, अवेलेबल है। सो इसीलिए सिविलाइजेशंस भी जहाँ पे वाटर के सोर्स थे, वहाँ पे पहले, वहाँ पे अर्बनाइजेशन हुआ, सिविलाइजेशन आया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर वाटर में सैंड है तो सैंड अपने आप ही सेटल हो जाएगा, ठीक है, या सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड से कपड़े से छान लेते थे, ठीक है, पानी नीचे आ गया, शुद्ध पानी, उसको पी लिया। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने में ज्यादा परेशानी नहीं, परेशानी कहाँ पे है, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। समटाइम्स द स्पेशल टेक्निक्स आर यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, बट दीज आर द फिजिकल मेथड, क्योंकि ये मिक्सचर है, मिक्सचर के कंपोनेंट को फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। बट अगर कोई कंपाउंड है जैसे H2O है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आपके एटम्स हैं, तो इनको सेपरेट करना हम लोग फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते, या केमिकल मेथड है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं इसका, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपको मिलेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, मिक्सचर के सेपरेशन टेक्निक के बारे में पढ़ना है। तो कौन कौन से पढ़ना है, तो सबसे पहले इवापोरेशन है, फिर डिकेंटेशन है, फिर सब्लिमेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, क्रोमेटोग्राफी है, डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। जल्दी जल्दी में क्विकली हम लोग इसको पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले इवेपोरेशन है। सो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम द नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। वोलेटाइल कंपोनेंट्स का मतलब है जो आसानी से बॉयल हो जाए या इवोपरेट कर जाए, ठीक है। जैसे वाटर में अगर सॉल्ट अवेलेबल है तो वाटर आसानी से इवोपरेट कर जाएगा, और सॉल्ट का बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होता है, और इवेपोरेटिंग पॉइंट भी उसका काफी ज्यादा वाटर से हाई होगा, जल्दी से वो इवेपोरेट भी नहीं करेगा। इवेपोरेशन तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट से नीचे से ही स्टार्ट हो जाता है, बट वाटर जल्दी इवेपोरेट होगा, और सोडियम क्लोराइड को इवेपोरेट होने में, सॉल्ट का केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड है। समझ में आ रहा है ना सारे बच्चों को, किसी को नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना भाई, ख्वाबों में नहीं खोना है, यहीं पे रहना है और क्वेरी करनी है। जो जो टर्म्स बोल रहा हूँ, कभी कभी सोडियम क्लोराइड बोल दिया तो पूछ लो भैया, अभी तो बोला आपने नमक, सॉल्ट बोला, फिर सोडियम क्लोराइड बोल दिया, तो पूछ लो कि सोडियम क्लोराइड सर क्या है, तो मैं बता दूंगा नमक ही है, नमक का केमिकल नेम है हमारा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक कंपोनेंट वोलेटाइल है और दूसरा नॉन वोलेटाइल है, यानी कि कह सकते हैं कि उसका इवापोरेशन टेम्परेचर में डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट में काफी ज्यादा डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम लोग इवापोरेशन टेक्निक को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या किया है कि इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर। इंक क्या है, डाई और वाटर का मिक्सचर है।
तो आप आसानी से इंक को वाटर से सेपरेट कर सकते हो। सो इफ सम ink is heated in a dish, the water evaporates and the dye is left in the dish. Similarly, we can separate a mixture of salt and water, sugar and water by the evaporation. ठीक है, आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एक इसमें वॉलेटाइल है, दूसरा नॉन वॉलेटाइल है। ठीक, अब है सेंट्रीफ्यूगेशंस। सेंट्रीफ्यूगेशंस में आप क्या करते हैं, तेजी से किसी भी मिक्सचर को क्या करो, इस तरीके से रोटेट करो, तो इस मेथड को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशंस। इस मेथड में क्या होता है, जो डेंसर होता है, जो डेंसर कंपोनेंट है वो नीचे चलाएगा, और जो लाइटर कंपोनेंट है या जो लेस डेंसर है वो ऊपर आ जाएगा। इसी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज किया जाता है वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन में कपड़ा होता है, कपड़े को ऐसे नहीं छोड़ता है क्या वॉशिंग मशीन, कभी देखा है कैसे करता है, यूं घुमा देता है, और ऐसे करके घुमाता है तुम्हारा पानी अलग हो जाता है। तुम तो ऐसे निचोड़ते हो, वो ऐसे घुमा के निचोड़ देता है, तुमसे अच्छा निचोड़ देता है। हाँ, अच्छा पानी फेंक देता है, एकदम ड्राई कर देता है, कर देता है ना। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारा कपड़ा क्या है, लाइटर है। पानी से लाइटर है क्या, पानी में कपड़े को डालोगे वो डूब जाता है क्या, वो ऊपर में रहता है, ठीक है ना। तो वाटर क्या है, हैवियर है। तो क्या होगा, जब तेजी से घुमाओगे या तेजी से तुम कपड़े को ऐसे ऐसे करो, तो पानी अपने आप बाहर की तरफ जाता है कि नहीं। तो इसी टेक्निक को समझ लिया, और कहा वॉशिंग मशीन में अगर तेजी से कपड़े को ऐसे ऐसे घुमाए तो पानी अपने आप नीचे जाएगा, जिसको हम लोग धीरे धीरे करके ड्रेन कर सकते हैं। और कपड़े को आप वैसे भी ऐसे ऐसे तेजी में घुमाओ तो कपड़े का पानी क्या होगा, बाहर की तरफ फेंकता चला जाएगा, और इस तरीके से आपका कपड़ा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। अब इसी टेक्निक को समझा कि हम लोग हाथ से ज्यादा तेजी से नहीं घुमाते, मगर मशीन से बहुत तेजी से घुमा दिया जाए। जिस तेजी से आप वॉशिंग मशीन में देखते हो कि कपड़ा घुमाया जाता है, क्या आप उस तेजी से घुमा सकते हो, नहीं घुमा सकते। बट वहां पे मोटर के हेल्प से, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो अर्नब, ठीक है, इतनी सारी बातें बता रहे हैं डे टू डे लाइफ की, इसलिए क्योंकि साइंस में इंटरेस्ट है, नहीं तो सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ के भी काम चल सकता है और आप उससे भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। आपको पता नहीं है, टीचर को पता है कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, बट एक टीचर को अगर सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ के भी बता दे तब आप उससे भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। मैंने देखा है जो सबसे वहां पे क्लास भरी मिलती है जहां पे सबसे घटिया क्वालिटी का क्या हो रहा है, दिया जा रहा है कंटेंट, क्योंकि बच्चों को सबसे पतला कंटेंट चाहिए, सबसे उथला कंटेंट चाहिए जिसमें कुछ नहीं हो। एक एक पन्ने में पूरा चैप्टर है, वाह सर सबसे अच्छा सर यही है, एक पन्ना रट लो पास कर जाएंगे, ठीक है। तो आप एक पन्ना रट के पास करने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, आप यहाँ पे साइंस में इंटरेस्ट को ढूंढने के लिए। मैं पास कराने के लिए नहीं पढ़ाता, मैं चाहता हूँ कि आपका इंटरेस्ट जगे पढ़ाई और खुद से आप पढ़ो। आप इस लायक हो कि जब खुद से अगर मेहनत करोगे ना तो पास भी करोगे, अच्छे मार्क्स भी लाओगे। बट आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा, मैं कितना पढ़ा दूंगा, मैं कितना स्पून फीडिंग करवाता रहूंगा कंटिन्यूअसली, और आप फीडिंग कर करके तकरीब स्पून फीडिंग से कोई बच्चा तगड़ा हुआ है, कभी नहीं। मम्मा खिलाती रहती है, बच्चा लीन नहीं, बट बच्चा जिस दिन खुद से खाने लगता है तगड़ा हो जाता है। तो ये पढ़ाई तभी ठीक होगी जब खुद से करने लगोगे, और उसका बेस्ट वे है कि आपको मैं इंटरेस्ट जनरेट करूँ पढ़ाई से, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन में भी इसी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज किया जाता है, और इससे आपका कपड़ा क्या हो जाता है, ड्राई। इसी टेक्निक से हम लोग क्रीम को अलग कर लेते हैं मिल्क से। क्रीम हमारा लाइटर होता है। जब आप मिल्क को बहुत तेजी से ऐसे ऐसे चर्नर में रख के घुमा दोगे, एक चर्नर लिया और उसमें दूध डाला और उसको ऑन कर दिया, तो चर्नर का मोटर क्या कर रहा है, बहुत तेजी से घुमाएगा, तो देखोगे क्रीम ऊपर की तरफ आ जाएगा और दूध का बाकी कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्रीम को सेपरेट कर लेते हैं। और इसी टेक्निक से जो मिल्क इंडस्ट्री है डबल टोन सिंगल टोन मिल्क बना के आपको देती है, बेचती है, और क्रीम निकाल के अलग से बेच लेती है, ठीक है। सो द मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ डेंसर पार्टिकल, अब ये कब किस टाइप के मिक्सचर को सेपरेट करने में यूज होगा, तो ऐसे मिक्सचर जिसमें एक पार्टिकल डेंसर है और दूसरा क्या है, लाइटर है, ठीक है। सो द मेथड ऑफ सेपरेटिंग डेंसर पार्टिकल and the lighter particle from a mixture by using the centrifuging machine is called centrifugations. So if we take some milk in a centrifugation machine and spin it rapidly, the cream separates from the milk because cream is less denser than milk. मिल्क से उसकी डेंसिटी कम है तो वो अपने आप ही ऊपर में आ जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। समझ में आई बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्या है,
डिकेंटेशंस यूजिंग द सेपरेटिंग फनल। ठीक है, सेपरेटिंग फनल के हेल्प से किस तरीके से आप दो मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो। तो कभी भी ऐसा देखा ऑयल और तेल को मिलाया है आपस में? तेल नहीं, तेल को और पानी को मिलाया है ना। तो तेल और पानी में क्या होता है कि हमारा तेल ऊपर होता है और पानी नीचे होता है, क्योंकि पानी की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो नीचे होगा, ऑयल की डेंसिटी कम है तो वो ऊपर होगा। बट सेपरेट कैसे करेंगे? तो इस तरीके का एक सेपरेटिंग फनल होता है। इस फनल में क्या करते हैं कि हम लोग मिक्सचर को डाल देते हैं। अब देखो वाटर का लेवल अलग है और इसका लेवल, जैसे ही वाटर का लेवल खत्म हुआ कि यहाँ से एक क्या होता है, एक नॉब होता है, उस नॉब से बंद कर देते हैं, तो वाटर अलग हो गया, केरोसिन क्या हो गया, अलग हो गया। इस तरीके से, तो इस तरीके से हम लोग सेपरेटिंग फनल के हेल्प से इस तरीके के मिक्सचर को, जहाँ पे एक मिक्सचर दूसरे मिक्सचर में मिल नहीं रहा है, इमिसेबल मिक्सचर इसको कहते हैं। सो दिस मेथड इज यूज्ड for separating a mixture of immiscible liquids. The liquids separated into the different layers depending on their densities. If we take the mixture of the kerosene oil and the water in a separating funnel, it forms separate layer of oil and water. The water can be separated by opening the stopcock. After the water flows out, the stopcock can be closed. बहुत simple से, हाँ क्या स्टॉप कॉक लिखा हुआ है तो कॉक है भैया, कॉर्क लिखा है, कॉर्क नहीं लिखा हुआ है, देखो हाँ देखो, हाँ हाँ क्या किसी भी अवस्था में जाए पानी ऊपर, उसमें तेल ऊपर ही आएगा, तेल ऐसा नहीं कि नीचे में दब के रह जाएगा। हाँ नहीं नहीं, जवान लड़ा नहीं है, पूछना चाह रहा है तो उसको बताना तो बताऊंगा ना मैं। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए, चल हाँ चल ठीक। हाँ ये टॉपिक है नहीं, वो पुराने बुक में, ये इसने एक ही वर्ड सुना है कॉर्क, और कॉर्क कहाँ पे सुना था, वो सेल में सुना था। ठीक है ना, कॉर्क हाँ नहीं हाँ कोई नहीं, चलो ना तुम यहाँ देखो ना। ठीक है, तुमको मैं हमेशा ही जिताना चाहता हूँ, मगर तुम लोग खुद ही हारते हो। मैं थोड़ी किसी बच्चे को, मैं क्यों हराना चाहूंगा, मैं तुम्हारे उत्साह वर्धन, मैं गलत साबित हो जाऊं तो इसमें मेरे को कोई नाराजगी नहीं, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि तुम कॉन्फिडेंट बनो। अगर मैं एक बार हार गया, तुम्हारा पापा तुमसे हार के, हर एक बच्चे से बार बार पापा हारता रहता है, मेरी बेटी मेरे को आज तक जीतने नहीं दी, हर एक बार हरा देती, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि वो एक बार हार जाएगी तो बहुत रोएगी, तो मेरे को खुद हार जाने में ज्यादा खुशी मिलती है, इंस्टेड ऑफ दैट कि मैं उसको हरा दूं। ठीक है ना, तो तुम जीत जाओगे तो मेरा वो ऐसा ही, यानी कि हाँ खुशी मिलेगी कि यार वाह मेरे को गलत साबित कर दिया, तो क्या हो गया उसमें, इसमें कोई प्रेस्टीज इशू नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं सब्लिमेशन मेथड को। सब्लिमेशन मेथड तो सारे बच्चों को आता ही होगा कि अगर कोई भी सॉलिड डायरेक्टली हमारा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो इस तरीके के मेथड को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। हमारा नेफ्थलीन बॉल्स क्या हो जाता है, सब्लिमेबल सब्सटेंस है, सब्लाइम हो जाता है, यानी कि डायरेक्टली सॉलिड से सब्लिमेशन, अच्छे से तो समझाया। हाँ हाँ, कहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज किया, मैंने कहा कि कोई भी मैटर है, मैटर तो समझ में आ रहा है ना, वो सारी वस्तु जो स्थान घेरेगी जिसमें कुछ ना कुछ मास होगा वो सारा मैटर है। ठीक है ना, ठीक है, any substance that can occupy any matter that can occupy matter rather any object that can occupy some space and which has some mass is called matter। समझ, ये वाला आ गया ना। तो एक हमारा नेफ्थलीन बॉल देखा है, कपड़े में रखते हैं, वो क्या होगा, कपड़े में रख दोगे अब कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, कहाँ चला जाता, हवा में बदल जाता है। तो इसी प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं कि कोई भी, जनरली क्या होता है, सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर लिक्विड क्या होता है, गैसेस स्टेट में जाता है, बट कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, गैसेस स्टेट में चले जाते हैं। एक और भी सब्सटेंस बताओ, एक और भी सब्सटेंस बताओ जो सब्लिमेबल है। ठीक है, एक और भी सब्सटेंस बताओ जब सब्लिमेबल है, उसको ड्राई आइस भी कहते हैं। बाप रे, तुम्हारा, अब चलो बाद में बताएंगे। डेफिनेशन क्या बता,
अरे कोई भी सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, हाँ, तो परफ्यूम भी तुम्हारा लिक्विड ही है, पेट्रोल भी लिक्विड ही है, ठीक है। हाँ, लगना नहीं है, सुन के समझ के फिर बोलना है। तो एक ड्राई आइस होता है, जो भी क्या होता है हमारा सब्लिमेबल सब्सटेंस है, ठीक है। अगर आप सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप क्या करो एटमॉस्फेयर में रखो, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, गैसेस स्टेट में चला जाएगा विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट। दैट्स व्हाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। ये ड्राई आइस है। जनरली आइस जो होता है हमारा, पहले वो लिक्विड स्टेट में आता है, फिर इवापोरेट होता है, ठीक है ना। मगर ड्राई क्यों बोला गया, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में जा ही नहीं रहा है। एक न्यूज आया था कुछ दिन पहले, यानी कि आज से हो सकता है 7-8 महीना, ये 1 साल पहले क्या हुआ था कि एक रेस्टोरेंट में हाँ मिंट सर्व करना था। खाने के बाद मिंट सर्व करते हैं ना डिनर के बाद, तो डिनर के बाद उसने गलती से ड्राई आइस सर्व कर दिया। उसकी भी पैकेट जो उसकी भी जो आती है ड्राई आइस, इतना इतना छोटा छोटा होता है, ठीक है। तो वो दे दिया और वो खा लिया, कुछ लोगों ने खा लिया और उसको ब्लीडिंग होने लगा। फिर ब्लीडिंग होने लगा, पूरी फैमिली ही खाई और माउथ फ्रेशनर समझ के, और वो सर्व कर दिया वहां का वेटर, और उसको कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होने लगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड चॉकिंग करता है ना, ठीक है ना। तो ब्लीडिंग होने लगा और फिर वो सब भाग के गए, कंप्लेन किया वहां पे, तो बोला कि नहीं कुछ और हो गया होगा। फिर सबको धीरे धीरे ब्लीडिंग में, सब नियर बाय में गए, तो फिर वहां से पुलिस आई, फिर वहां से सैंपल पिक किया, सैंपल जब टेस्ट किया लैब में, तो वो मिंट नहीं निकल के क्या निकला, ड्राई, ठीक है। हाँ, कैंपर भी हमारा क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में चले जाता है। तो सब्लिमेशन मेथड को भी हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं जहां पे मिक्सचर में एक कंपोनेंट क्या हो, सब्लिमेबल, ठीक है। सो दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ अ sublimable component from non-sublimable component by heating of the mixture. So if the mixture of ammonium chloride and the common salt is heated, common salt हमारा क्या है, नॉन सब्लिमेबल है, और यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड क्या है, सब्लिमेबल है। तो यहाँ पे इन दोनों के मिक्सचर को जब हीट करोगे, तो हमारा अमोनियम क्लोराइड वेपर स्टेट में जाएगा, और यहाँ पे कॉटन से आपने बंद कर रखा है, तो पहले यहाँ पे जाएगा और फिर ठंडा होगा, तो गैसेस स्टेट से क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ये कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड स्टेट में, ठीक है। हाँ बोलो, सुनो, यहाँ पे हमारा मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, तो अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट का है, जो खाने वाला सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट है। अब टेबल सॉल्ट जल्दी तो इवापोरेट होगा नहीं, ठीक है ना। बट आपका अमोनियम क्लोराइड क्या है, सबलिमेबल है, डायरेक्ट अपने सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में जा सकता है। तो आपने इस मिक्सचर को रखा और बर्नर के हेल्प से थोड़ा सा हीट दिया, जैसे ही हीट दिया, तो आपका जो कॉमन सॉल्ट था वो तो एज इट इज रहेगा, थोड़ी सी गर्मी पाके उसमें कुछ भी परिवर्तन आने वाला नहीं है, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। बट जो आपका अमोनियम क्लोराइड है, ये सबलिमेबल होने के कारण डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाएगा। गैसियस स्टेट का मतलब क्या, वो लाइटर हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे। जो भी लाइटर चीज होती है वो अपने आप ऊपर जाती है, और हैवियर चीजें क्या होती है, नीचे की तरफ आती है, ठीक है। सो हमारा ये जैसे ही गैसियस स्टेट में जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब ऊपर से मेरे को बाहर नहीं निकलने देना था, क्योंकि इसको सेपरेट करने का हमारा है मेथड, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको सेपरेट करता हूं। हमने यहाँ पे कॉटन लगा दिया, इसको बंद कर दिया, इस फनल को, इन्वर्टेड फनल है, फनल को बंद किया, तो यहाँ पे जाके ये टकराएगा, ठंडा होगा, ठंडा होके गैसेस स्टेट से क्या हो जाएगा, डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। तो इधर नमक रह गया और इधर आपका अमोनियम क्लोराइड हो गया, सेपरेट कर लिए ना, ठीक है। सो गौर से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। द अमोनियम क्लोराइड sublimes and can be cooled and solidified and collected and salt is left behind, और आपका चाइना डिश में ही आपका सॉल्ट बचा है, ठीक है। कोई मुश्किल तो नहीं है, समझ में आ रहा है। अब एक है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कह रहा है कि इसमें अलग अलग सब्सटेंस का रेट ऑफ डिफ्यूजन अलग अलग होता है, ठीक है। डिफ्यूजन मतलब समझ रहे हो ना, कि अगर मैं एक गैस यहाँ पे स्प्रे करूं, तो इस रूम में फैलने का रेट अलग अलग है, अलग अलग गैस का। कोई गैस बहुत तेजी से फैल जाएगा, कोई गैस धीरे धीरे फैलेगा, यानी कि जैसे हम लोग पेट्रोल का स्मेल कह सकते हैं कि क्विकली फैल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे केरोसिन रखें, इट विल टेक टाइम। सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट
सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेथड वर्क्स, ये मेथड क्या करता है, इसी टेक्निक पे और इसी फिलॉसफी पे वर्क करता है। क्या कहता है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द colored component from a liquid by using the filter paper and the blotting paper। ठीक है, अब क्या होता है बेसिकली, इंक के अंदर में कोई इंक है यहाँ पे, अब इंक बहुत सारे डिफरेंट कलर के कंपोनेंट से मिलके बना होगा। अब चाह रहे हो कि उस इंक में से सारे कंपोनेंट में अलग अलग करें, कैसे करेंगे, तो क्या करना है कि put a drop of ink near one end of a strip of the filter paper। फिल्टर पेपर के एक एंड पे आप क्या करो, जैसे कि यहाँ पे फिल्टर पेपर है, यहाँ पे एक एंड पे क्या कर दो, आप इंक डाल दो, इंक डाल दिए। अब इसमें अलग अलग कंपोनेंट है, कैसे अलग करना है, तो कहा कि इस पे ये स्ट्रिप को थोड़ा सा पानी में सटाओ, बस टच करना है, पानी यहाँ से क्या करेगा, डिफ्यूज होना स्टार्ट होगा धीरे धीरे। अब पानी में इसके जितने भी कंपोनेंट हैं उनके डिजॉल्व होने का रेट क्या होगा, अलग अलग होगा। कोई पानी में जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा, कोई पानी में धीरे धीरे डिजॉल्व होगा। तो जो कंपोनेंट जल्दी डिजॉल्व होगा वो पानी जब जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो पहले ऊपर पहुंच जाएगा, उसके बाद ये वाला कंपोनेंट डिजॉल्व हुआ तो ये उसके बाद आएगा, फिर ये कंपोनेंट है, फिर ये कंपोनेंट है, तो सारे के सारे कंपोनेंट इस तरीके से क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे वाटर जैसे ही डिफ्यूज करके फिल्टर पेपर का एक कॉर्नर को पानी में डिप करोगे ना तो पूरा ही फिल्टर पेपर अपने आप ही भीगने लगता है, ठीक है, जाने लगता है, ठीक है। पानी ऊपर के कैपिलरी इफेक्ट होता है जिसके बारे में बाद में हम लोग पढ़ेंगे। सो उस इफेक्ट के कारण यहाँ पे पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है। सो पुट अ ड्रॉप ऑफ द इंक नियर वन एंड ऑफ ए स्ट्रिप ऑफ द फिल्टर पेपर and dip the end of the paper in the test tube containing the water। जैसा कि टेस्ट ट्यूब में ink is a mixture of the two and more colored components। The component which is more soluble in water rises faster and get separated। ठीक है, जो पानी में जल्दी घुलेगा वो पानी के साथ ऊपर जल्दी पहुंच जाएगा, जो पानी में लेट घुलेगा वो नीचे रह जाएगा। और इस तरीके से आप सारे कंपोनेंट्स को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। कभी कभी इस मेथड को हम लोग यूज करते हैं मेडिसिन को भी शरीर से बाहर निकालने में। अगर कोई बच्चा मेडिसिन खा लेता है, अनवांटेड मेडिसिन, तो इसी मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि हर एक सॉल्ट का, हर एक मैटर का जो रेट ऑफ डिजोल्यूशन है या वाटर में डिजॉल्व होने का जो रेट है वो अलग अलग है, और इस तरीके से वाटर में डिजॉल्व करके उसको हम लोग फिर शरीर से बाहर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी का ये सारी यूजेस है। यहाँ पे एक पिक्चर दे रखा है जिसमें हम लोगों ने इंक के कंपोनेंट को क्या किया, अलग किया है। अब है डिस्टिलेशन मेथड है, कितना बच गया अभी है ना, डिस्टिलेशन मेथड। सो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ मिसेबल लिक्विड। अगर दो लिक्विड आपस में मिसेबल है, जैसे अल्कोहल को वाटर में मिला दिया, अब दोनों मिल गए, अब क्या हम लोग सेपरेटिंग फाइनल से अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेपरेटिंग फाइनल से उसी मिक्सचर को हम लोग अलग कर सकते थे जिसमें दो लिक्विड इमिसेबल थे। अब यहाँ पे दोनों लिक्विड कहाँ ध्यान है, इधर देखो, बुक में तो है नहीं, तो बुक में क्या देखने का ट्राई कर, पुरानी वाली बुक है, अरे वाह गुड, बहुत बढ़िया। So this method is used for separating a mixture of miscible liquid by boiling the mixture and cooling and condensing the vapor। ठीक है, अब बॉयल करेंगे मिक्सचर को, फिर कंडेंस कर लेंगे, फिर ठंडा कर लेंगे, ठीक है। सो सिंपल डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग a mixture of two miscible liquid। दो लिक्विड अगर आपस में मिल गए हैं तो इसको सेपरेट कर, हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, इसके बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस भी हो, ठीक है। अब जैसे कि एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है, अब इसको इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में रखा और गर्म किया। अब एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लोअर है, कम है, तो जब हीट करेंगे तो एसीटोन पहले वेपर स्टेट में जाएगा और यहाँ से होके जब इधर आएगा तो यहाँ से जब इस ट्यूब से, अंदर वाले ट्यूब से ये जा रहा होगा, तो इस ड्यूरेशन में ही हम लोग इसको ठंडा कर लेंगे। कैसे ठंडा करेंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोल्ड वाटर ऐसे करके पास कर रहे हैं, और यहाँ से जब पानी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसको निकाल भी ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये जो वेपर है वो धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होगा, ठंडा होगा तो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। अब हमने ऐसे नहीं रखा है, इसको ऐसे इंक्लाइन करके रखा है, तो लिक्विड अपने आप क्या होगा, अलग हो जाएगा, तो इधर एसीटोन हम लोग का
कलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल डिस्टिलेशन मेथड में अगर 2 मिसेबल लिक्विड है जिसके बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस हो, बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो, सफिशिएंट डिफरेंस, ऐसा ना हो कि बॉइलिंग पॉइंट दोनों का नियर बाय हो, एक को गर्म करें या दोनों ही वेपर में कन्वर्ट हो गया, फिर कैसे होगा, कंडेंस किया फिर दोनों ही लिक्विड मिल गए, कोई फायदा हुआ, नहीं फायदा हुआ। तो जिसके बॉइलिंग पॉइंट में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो, हाँ थोड़ा सा टेम्परेचर दिया, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया और बढ़ाया, तो एक क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया, दूसरा क्या है, बट कभी कभी ऐसा सिचुएशंस होता है कि एक से ज्यादा कंपोनेंट हो जाते हैं, तो कैसे करेंगे, तो वहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक से दो से ज्यादा अगर लिक्विड आपस में मिल गए हैं तो उसको सेपरेट हम लोग कर सकते हैं। सो इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ 2 and more miscible liquid whose difference in the boiling point is less than 25 डिग्री सेल्सियस। अब बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंस ज्यादा नहीं है, कमी है, 25 डिग्री सेल्सियस का है। The apparatus used for the fractional distillation is similar to used for the simple distillation, except the fractionating column is fitted between the distillation flask and the condenser। अब यहाँ कंडेंसर इधर है और डिस्टिलेशन फ्लास्क इधर है और ये फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम है वो इधर है, ये एक एक्स्ट्रा इक्विपमेंट यहाँ पे लग रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। सिंपल डिस्टिलेशन में और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बस इतना सा अंतर है, ठीक है। The fractionating column has a glass beads which increase the surface area for the vapor to cool and condense। ये क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है और इससे रेट ऑफ कूलिंग क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा, ठीक है। The fractional distillation is used for separating the components of the petroleum। पेट्रोलियम में क्या होता है, डीजल भी है, केरोसिन भी है और भी बहुत सारे हैं, पेट्रोल भी है। सो वहां पे उस लिक्विड में पेट्रोलियम क्या है, हमारा क्रूड ऑयल, और उस क्रूड ऑयल में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो इन सारे बहुत सारे कंपोनेंट्स को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के हेल्प से क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब कल करेंगे, ठीक है, चलिए तो कल करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, कल की क्लास में फिर और ज़्यादा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर से मिलते हैं कल के सेशन, बाय।